आइए साथियों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं। कल शनिवार है, कल टेस्ट होना है। सुबह 9 बजे से टेस्ट होना है। मैंने सोचा कि महत्वपूर्ण सूचना आपको पहले ही दे दूं ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच जाए। हर शनिवार को टेस्ट 10 बजे होता था। अब मौसम थोड़ा सा सही हो गया है, इस वजह से टेस्ट जो है सुबह 9 बजे से रखा गया है। जो साथी मित्र विद्यार्थी टेस्ट देना चाहें वो सुबह 9 बजे अपने निर्धारित समय पर आ जाएंगे और शांतिपूर्वक एक एक सीट पर दूर दूर बैठकर टेस्ट देंगे। कोई अन्यथा बात तब तक नहीं होगी जब तक टेस्ट शुरू रहेगा। उसके बाद हम आपको टॉपर की भी बात बताएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी वो कल शाम की क्लास में बताई जाएगी। हम फिलहाल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। टाइम है नहीं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बहुत ही कीमती है। आइए हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो भैया दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बताते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया। रणबीर कपूर की जो फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसके लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब है वो भैया दिया गया है आलिया भट्ट को। और इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था गंगूबाई काठियावाड़। ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म में गंगूबाई का रोल कर आलिया भट्ट ने एक समाज को बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। बहुत अच्छी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, ये फिल्म जगत का एक जाना माना अवार्ड है और इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आप सभी लोग यदि कॉपी पेन लेकर नोट कर रहे हैं तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। अन्यथा आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे इसको पढ़ लीजिए। पूरे क्लास चाहे तो पूरी क्लास पढ़ लें, अगर आपको कोई नुकसान ना करे तो। और अगर आपका कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, कहीं पार्टी में जाना है, नींद लग रही है या डाटा खाली मूली में चला जाएगा, तो आप की मर्जी, जो चाहे आप करें। लाइक करें, कमेंट करें, ना करें, सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छी बात है। शेयर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जो अगर शेयर कर रहे हैं तो हमारा आपका एडवांस में धन्यवाद। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अभी सीआरपीएफ का पेपर हुआ है, उसमें 12 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, ऐसा मेरे विद्यार्थियों ने मुझे बताया है। तो करंट अफेयर्स का महत्व बहुत ज़्यादा है। सुपर टेट में पूरे 15, 18, 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आवश्यक है इसको पढ़ना। इसमें जो देश है वो है अपना प्यारा भारत देश। भारत देश मेजबानी करेगा। भारत देश मेजबानी कर रहा है और इसकी खास बात ये है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात को क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से अब मिट जाता है, तो कोई मिटाने में दिक्कत नहीं होती है। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे सतत विकास, सतत
विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किया जाएगा, पहले ही आयोजित किया जाएगा। और इसे आयोजित कौन कर रहा है? इसे आयोजित कर रहा है संयुक्त राष्ट्र। तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके सदस्य देश कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इसके सदस्य देश 193 हैं। अगर आपको बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी सबसे 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के तहत अपने भारत की बात की गई है, इसलिए पेपर में किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। इसलिए मैं इसको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन को लगाता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन पेपर में कुछ कृपा होती है तो वो फंस जाते हैं। दूसरे प्रश्न को अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। हमें भी आज कहीं जाना है, इस वजह से मैं ज़्यादा आपका समय खुद नहीं बर्बाद करूँगा, क्योंकि मेरे पास खुद ही इतना टाइम नहीं है। आप पढ़ाई अपनी जरूर पूरी करिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप हमारे छात्र हैं। तो आपको ये सारी बातें बताने का हमारा फर्ज है। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में लगाया जाएगा। और इस संयंत्र की क्षमता की अगर हम बात करें तो 1400 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कुल आवंटित राशि इसमें कितनी है? कुल आवंटित राशि 20,594 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। आपने एक नाम सुना होगा, काकर पात ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगर मैं आपको बात करूं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो ये दोस्तों 2000 में इसकी स्थापना हुई और ये कर्नाटक में स्थित है। अगर मैं रावत भाटा की बात करूं, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। एक मैं और बात करूँ अगर तारापुर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, वो आप समझ जाएंगे 1969 में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे जिनको हमने आपको बताया।
और आप इनको बहुत अच्छे से समझे भी होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप इनको याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब बात करते हैं इसमें चौथे प्रश्न की। किसने मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रुद्राक्ष पाटिल। और अगर मैं बात करूं IISSF का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय दोस्तों है म्यूरिख जर्मनी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है म्यूरिख जर्मनी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। हम 5 नंबर प्रश्न पर अगर चले तो आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय के किस भाग में स्थित है? हिमालय को 2 तरीके से बांटा गया है, एक नॉर्थ टू साउथ और एक ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट बांटा गया है। अभी पॉलिटी का समापन हो चुका है, आज कल टेस्ट भी हो जाएगा। मंडे से इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी फ्राइडे तक, और उसके अगले हफ्ते में मंडे से जियोग्राफी स्टार्ट होगी। जिन विद्यार्थियों को अपनी अच्छी तैयारी करनी है वे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी जिन विद्यार्थियों को नहीं तैयारी करनी है उनके लिए फिर से एक बहानों की झड़ी और बहानों की एक नई लिस्ट। आप याद रखिएगा, आपको कामयाबी आपके बहानों से नहीं मिलेगी, आपको कामयाबी अत्यंत परिश्रम से मिलेगी, अत्यधिक परिश्रम से मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल फिक्स है कि कोई भी कामयाबी बिना परिश्रम के नहीं मिल सकती है। ऊपर वाला ठीक उसी बैंक मैनेजर के हिसाब से है, जब आप अपनी परिश्रम की चाबी लगाएंगे तो हो सकता है वो भी अपनी तरफ से एक चाबी लगा दे और उसे मजबूरन चाबी लगानी पड़ेगी। कहते हैं कि कर्मों से भाग्य की रेखा बदल सकती है, तो कर्मों से भाग्य की रेखा बदलती ही बदलती है। शिक्षा है, ग्रहण करेंगे, कलम की कमाई खाएंगे तो आराम में रहेंगे। आइए हम आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। कितनी ऊंचाई पर दुनिया का, याद रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो आपको हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। ये 2 प्रश्न आप नोट कर लिए होंगे। इस प्रश्न में जो उस वाला पार्ट है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलाने के लिए सूची में दे दिए जाते हैं। छोटी से बड़ी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कभी स्थापना वर्ष की सूची मिलाने को कही गई है PCS और RO जैसे बड़े बड़े पेपरों में, और कभी कभी तो छोटे पेपरों में सीधे पूछा जाता है कि यह ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। आइए हम आपको बताएं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो 8,810 मीटर यानी कि 28,904 फुट की ऊंचाई पर क्या किया गया है दोस्तों? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। और आपको मैं बताऊं तो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के
नागरिक तेन सिंह नोरगे शेरपा चढ़े थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय व चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अगर बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? उनका नाम था जुंको तबेई और ये जापान की थी। और दोस्तों ये कहाँ की थी? जापान की थी। याद रखना है, नोट रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, भूलना नहीं है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में, और चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। याद रखिएगा, आपके काम आएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। अब मैं बात करता हूँ, भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है TK रंगराजन। इनका नाम है TK रंगराजन। और इससे संबंधित अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि संसद के कुल 13 सदस्य और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये तो हमने आपको करा ही दिया है। 7 नंबर प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आपको यूट्यूब पर सबसे कम समय में सबसे अधिक जानकारी वाली ये क्लास मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। आप सारी अतिरिक्त बातों को छोड़कर, बैकग्राउंड आवाज को छोड़कर, और सिर्फ आप कंसंट्रेट करिए बोर्ड पर। यकीन मानिए आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। अब ये मेरी मजबूरी है कि जो बैक साइड में आवाज़ें आती हैं उन्हें बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑन रोड ये हाल है। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस चलती हैं। इस वजह से थोड़ी सी नॉइस प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ इस बात को। बस मैं आप लोगों को पढ़ाने की एक अच्छी सुविधा के हिसाब से, अच्छी क्लास अपने हिसाब से देने का प्रयास करता हूँ। इसमें आप लोग अपना पूरा सहयोग हमारा करेंगे, हमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जिस दिन करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आती है, उस दिन का भी करंट अफेयर्स आने वाली क्लास में शामिल कर लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होते हैं,
इधर उधर के बेफिजूल के क्वेश्चंस हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके पास समय की बहुत कमी है। हम 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या, इस किताब में क्या बताया गया है। तो देखिए, इस किताब में जो है ये बताया गया है कि मोदी जी ने कैसे दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। कैसे मोदी जी ने दुनिया भर में भारत की छवि बदली है, इस पुस्तक का विमोचन किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। इस पुस्तक का विमोचन किया है और बताया है कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। अभी अभी आपने देखा कई मामलों में हम विश्व स्तर पर एक बहुत ही अच्छी छवि बना चुके हैं और भारत की जो तस्वीर है वो बदल गई है। अब पुराना भारत नहीं रहा है, अब एक भारत जो है नए रूप में आ चुका है, ये आप लोग जानते हैं। तो कैसे बदली गई है ये तस्वीर दुनिया भर में भारत की, इस पर बताया गया है इस किताब में। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई समझौते को मंजूरी दी है? तो वो देश है गुयाना। वो देश है गुयाना। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। वो देश है दोस्तों गुयाना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अभी अभी भारत और किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता किया गया है? तो वो देश है गुयाना। और हवाई सेवा समझौता से तात्पर्य यह है कि अब हमारे जो हवाई जहाज हैं वो उस देश में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और वहाँ के हमारे यहाँ आ सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में लगभग 110 देशों के साथ समझौता किया है। 110 देशों के साथ समझौता किया है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। कहा है गेहूं की नई किस्म किसने विकसित की है? ये जो दोस्तों नई गेहूं की किस्म है ये गर्मी को मात देगी, अक्टूबर में बोई जाएगी और ये 100 से 110 दिनों में ये पककर तैयार हो जाएगी। जबकि आप जानते हैं नॉर्मल जो फसल है गेहूं की उसको तैयार होने में 150 से 160 दिन लगभग लग जाते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी फसल तैयार होगी। और जो है गेहूं की नई किस्म को विकसित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान ने विकसित किया है, जो गर्मी में को मात देगी, जो क्या करेगी, जो गर्मी को मात देगी। और अगर मैं बात करूं तो इसकी जो बुआई है वो 20 से 25 अक्टूबर के बीच बोई जाएगी। 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ है। एशिया आर्थिक संवाद जो है पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया।
पुणे महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और किसने शुरू किया है तो आपको बताते हैं। इसको शुरू किया है भू अर्थ शास्त्र पर विदेश मंत्रालय ने 23 से 25 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया है। अतिरिक्त जानकारी जो स्टैटिस्टिक्स में जो भी मिलती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। 12 नंबर अगर क्वेश्चन पर चले, अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बन गया है? उसका नाम है सिएटल। उसका नाम है सिएटल, याद रखेंगे। नंबर 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 13 प्रश्न ये कह रहा है कि कनक 2 के तहत किस राज्य में 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों की तलाशी ली गई है? तो आपको बताते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे लिख रहे हैं। दोस्तों, तुम मेहनत करते रहो। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कामयाबी के बाद पूरी दुनिया साथ में होती है। सीबीआई ने ऑपरेशन कनक 2 चलाया है। कनक 2 चलाया है। 50 से अधिक स्थानों की क्या की है? तलाशी ली है, कागजों की जांच की है। 50 से अधिक परिसर क्यों की है? क्योंकि एफसीआई में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, एफसीआई में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये चलाया गया है। अगर मैं आपसे एफसीआई का पूछूं तो आप फुल फॉर्म तो आप बताएंगे, मैं बताता हूँ इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह बात आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एफसीआई का जब भी कोई पेपर देंगे तो उसमें ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। तैयारी अच्छे से करिए। ऑफलाइन में जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं या जो वैकेंसी निकलने के बाद तैयारी करना चाहते हैं, उनसे बस यही कहूँगा दोस्त कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। तुम क्यों अपने माँ बाप के सपनों को चूर चूर करना चाहते हो? क्यों तुम अपनी थोड़ी सी लापरवाही के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने का प्रयास कर रहे हो? पढ़ लो। पढ़ने की एक उम्र होती है। अगर पढ़ने की उम्र में नहीं पढ़ोगे तो फिर आराम करने की उम्र में फिर काम करना पड़ेगा। याद रखना मेरी इस बात को। वैसे भी जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर पढ़ ही रहे हैं, नहीं तो वे यहाँ तक नहीं आते। कल सुबह 9 बजे से टेस्ट रखा गया है कोचिंग में। ऑनलाइन टेस्ट होगा। सभी विद्यार्थी अपना अपना मोबाइल अपने साथ लेकर आएंगे। यदि वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है आप में, तो वाईफाई यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि हमारे फ़ोन में सब नेट नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पेपर बन चुका है। 100 नंबर का टेस्ट होगा। अच्छी तैयारी करेंगे। कुपोषण को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस अभियान के लिए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? उनका नाम है अफसा खान। उनका नाम है अफसा खान। उनका नाम है दोस्तों अफसा खान। क्वेश्चन नंबर 14 है अफसा खान। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है?
अगर कोई विद्यार्थी इसे कमेंट बॉक्स में बताए तो बताए, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर किसी ने सही कमेंट कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है, वैसे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जिसका मैंने बहुत ही अच्छे से आंसर देने का और समझाने का आपको प्रयास किया है। आप मन लगाकर तैयारी करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें और अपने सपनों को पूर्ण करने में आप अपनी जी जान लगा दें। अन्यथा आपके बजाय कोई और आपके सपनों को पूरा करेगा और वो अपने सपनों को पूरा करेगा।